नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विसाहुलाल सिंह जी। विसाहुलाल सिंह जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विसाहुलाल जी, जिस प्रकार से पूरे देश में, प्रदेश में, यहाँ तक कि ये वैश्विक स्तर की महामारी है कोरोना, उससे सब जूझ रहे हैं। इस समय पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गरीब तबका है, जिनके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, उन तक समय से राशन पहुंचे। खाद्य आपूर्ति बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो कोरोना के दौरान क्या कुछ एहतियात और क्या कुछ नवाचार आपके द्वारा शुरू किए गए? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान चल रहा है। उनका एक सपना है आत्मनिर्भर भारत, और मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह जी का लगातार ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। और इसके तहत कोरोना जैसे भीषण संकट के समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अभी जैसे कि वर्तमान समय पे हमारे यहाँ 25,119 उचित मूल्य के दुकानें हैं प्रदेश में, और 4,188 शहरी क्षेत्र में हैं और 20,837 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इन दुकानों में समुचित मात्रा में राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रदेश में रहने वाले गरीब, अनुसूचित जात के लोग, जनजात के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, मजदूर, श्रमिक किसी हालत से भूखा न रहें, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वोच्च प्राथमिकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख को एक बहुत बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए लिया है। हमारे यहाँ करीब 36,88,000 हितग्राही ऐसे हैं जिनकी राशन पर्ची नहीं बनी थी, जिन्हें राशन प्राप्त नहीं हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि अब कोई भी व्यक्ति राशन के बिना नहीं रहेगा, और जिनका नाम 86,000 लोग जो छूटे हैं, उनके लिए नई पर्ची बनाया जाएगा और अगस्त माह से उनको राशन की व्यवस्था की जाएगी। विसाहुलाल सिंह साहब, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी कोरोना संक्रमण का शिकार मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, तो एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी ने किया है कि जब हम लोगों से मिलते थे इस दौरान तो आपने हमारे ऊपर FIR करा दी, अब आप मिल रहे हैं और कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो आप क्या कदम उठाएंगे? फिलहाल आपको स्वस्थ होने की शुभकामनाएं, आप जल्द स्वस्थ हों, ऐसा कोई एक ट्वीट किया। और जो अरुण यादव जी हैं, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की फोटो के साथ नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर आपका रुख जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस भीषण कोरोना जैसे संकट से ईश्वर उनको तत्काल छुटकारा दे और पुनः वो प्रदेश के विकास के लिए आकर गरीब, मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करें। ये जो ट्वीट कर रहे हैं कुछ नेता, इनका काम ही है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमेशा उनका ये किसी न किसी ढंग से विरोध करते हैं। हम लोग और ये प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी
इन बातों पे नहीं आते हैं जी। अब तरह तरह की ये सब किसी के बारे में कुछ कह देना, किसी के बारे में कुछ कह देना, इनकी आदत सी हो गई है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस धीरे धीरे प्रदेश में खत्म हो रही है। माननीय मोदी जी का जो सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और आज हम लोगों का सपना है कि मत कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश। हम लोग किसी को नहीं कहते कि पार्टी ज्वाइन करे, इनके इसी कार्य प्रणाली के चलते आज 3 विधायक आ चुके हैं, भविष्य में और विधायक आएंगे। बिसाहुलाल जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा तो आपको गद्दार की, जयचंद की, इस प्रकार की संज्ञाएं मिल रही हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रलोभन मिला, इस वजह से आप गए थे। आपसे जानना चाहूँगा, जनता भी इस विषय में कहीं ना कहीं भ्रमित है, तो क्या आप बताएंगे कि क्या ऐसा कारण रहा कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी, जिसमें बहुत लंबा वक्त आपने बिताया? जी देखिए, कोई भी प्रतिनिधि को जनता इसलिए चुनती है कि जो उनके आशा है क्षेत्र का विकास, उनके लिए पब्लिक चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हितों का रक्षा करे, हमारे जो पिछड़ापन है गांव में सड़क, बिजली, पानी, इनकी पर्याप्त व्यवस्था करे, सिंचाई के साधन उपलब्ध करे। और जब जब हम लोगों ने अपने क्षेत्र के समस्याओं के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनके पास समय नहीं था। हमेशा एक ही बात रखते थे कि मेरे पास 24 घंटा है, 25 घंटा नहीं है। दूसरी बात ये भी वो कहते थे कि शिवराज सिंह जी खजाना खाली करके चले गए, तिजोरी खाली है। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही मेरे क्षेत्र की बात करूं तो कम से कम नहीं तो 200-300 करोड़ रुपया की लागत से उन्होंने कार्य स्वीकृत किया। खजाना खाली होता तो कहां से होता। तो आज जब गरीबों का काम नहीं हो रहा था, मेरे क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं हो रहे थे, इन सब कारण से हम लोगों ने ये कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी। क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि क्षेत्र के विकास के लिए चुना जाता है, गरीबों के हितों की रक्षा के लिए चुना जाता है। जब ये कामें नहीं होंगे तो प्रतिनिधि बनने से कोई मतलब नहीं होता। रही प्रलोभन की बात, मैं जानता हूं, मैं करीब 6-7 विभाग का कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और 40 वर्षों से राजनीति में हूं, विधायक हूं 1980 से। आज तक कभी प्रलोभन के राजनीति हम लोगों ने नहीं किया और न इस प्रलोभन में आए। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया तो एक ही मुद्दा ये लोग बार बार प्रचार करते हैं कि जितने लोग गए हैं प्रलोभन के चलते गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग सिंधिया जी के साथ आए, जब सिंधिया जी के पास आज 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ग्वालियर में है, विदेशों में उनके पास संपत्ति, जानते नहीं कि मेरे पास कितने पैसा है। ऐसे जैसे व्यक्ति को अगर प्रलोभन दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। आदरणीय सिंधिया जी और उनके साथ जितने लोग गए हैं कोई प्रलोभन के चलते नहीं आए हैं। इनके जो कार्य नहीं हो रहा था प्रदेश में, जो जनता की मांग थी उनको पूरा नहीं कर रहे थे, समय पर कभी समय देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनने का प्रयास नहीं किया कि ये लोग चाहते क्या हैं, जिसके कारण हम लोग सब कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। जिस प्रकार से आपने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि क्षेत्र के पहले हैं, बाद में हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो जो एक आम धारणा है कि जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आता है, शुरू में तो उसे बहुत हाथों हाथ लिया जाता है, बाद में उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उसके साथ एक सौतेला व्यवहार होता है। अब आपको आए हुए भी महीनों हो गए, अब तो कैबिनेट के सदस्य भी हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कि आप किसी ऐसी पार्टी में आए हैं जिसमें आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा हो या पक्षपात हो रहा हो, या एक आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि नहीं आप शामिल होकर भी शामिल नहीं हैं? देखिए, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना हूं जी,
तब से लगातार जी हर दूसरे तीसरे दिन जी माननीय मुख्यमंत्री से मेरा मुलाकात होता है जी और जब भी मैं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उनके पास अपना प्रस्ताव रखता हूं, जी। बड़ी गंभीरता के साथ वो सुनते हैं जी। और जो स्वीकृत होने लायक रहता है उसको तत्काल स्वीकृत भी करते हैं। जी। आज मुझे प्रसन्नता है कि मेरे यहाँ अनूपपुर में कई वर्षों से एक ओवर ब्रिज की मांग की जा रही थी। रेलवे लाइन है, वहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं है, लोगों को काफ़ी तकलीफ होता है। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने ओवर ब्रिज की स्वीकृति दी। मेरे यहाँ 200 बिस्तर के अस्पताल की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अस्पताल नहीं थी बड़ी। आज 200 बिस्तर की अस्पताल को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है। इसी तरह एक बड़ी सड़क जयताहरी से कोतमा काफ़ी जर्जर हालत में था, मैंने उनसे बात की तो तत्काल 33 करोड़ रुपया उसके लिए भी मंजूर किए। 2 सिंचाई परियोजनाएं आपके चुलना और धनपुरी, उसके लिए भी उन्होंने 6.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे रीवा और शहडोल संभाग में जी पहला एक प्रोजेक्ट आपके चचाई थर्मल पावर स्टेशन, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन के नाम पे जाना जाता है, जिसके लिए 660 मेगावाट की मंजूरी उन्होंने दिया है। इस तरह जो पब्लिक की इच्छा थी, जिस उद्देश्य को लेकर पब्लिक हमें विधानसभा में भेजा, उन उद्देश्यों की पूर्ति आज माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। जी। जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि अभी उपचुनाव होंगे तो जनता आपको बताएगी, ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई तो जनता लड़ेगी। तो क्या जनता में इतना विश्वास जगा दिया है कांग्रेस ने कि जनता कांग्रेस की नुमाइंदगी करेगी? आपको मैं ये बताना चाहूँगा जी कि जब मैं विकास के नाम पर जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, मेरे साथ हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के वो भी मेरे साथ आए, कई ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ आ गए, उनके साथ जितने पदाधिकारी सब आ गए। मात्र 1-2 आदमी को छोड़कर आज अनूपपुर कांग्रेस विहीन हो चुका है। आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अनूपपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, आज तक कांग्रेस पार्टी मेरे अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट भी नहीं खोज पाया। तो आज इनको कैंडिडेट वहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता विकास चाहती है, काम करने वाले व्यक्ति चाहता है, और आज वहाँ पे कोई ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस के निगाह में नहीं है जो मेरा टक्कर ले सके और चुनाव में मेरे साथ संघर्ष कर सके। जी, ये तो आपकी व्यक्तिगत बात हो गई, वो तो पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जनता के अंदर एक उबाल है और जनता सबक सिखाना चाहती है, और जनता को मालूम है कि इन्होंने जनता के वोट के साथ, उसके मत के साथ धोखा किया है। देखिए, जब चुनाव होता है जी तो सभी पार्टियां अपने लोगों को भेजकर जी जो गुप्त रूप से सर्वे होता है, जी कांग्रेस के लोग भी वहां पे कई बार गए जी और सर्वे किए कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए जी और किस ढंग से इनके टक्कर में उम्मीदवार खड़ा किया जाए। जी पर उन्हें भी इस बात की एहसास हो चुका है कि अब वहां पे इनके टक्कर में कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए ज़्यादा समय ये ग्वालियर साइड में दे रहे हैं। बिंद का मात्र एक सीट अनूपपुर है, अब उधर शायद इनका ध्यान नहीं है। इनको मालूम हो चुका है कि वहाँ से कांग्रेस पार्टी किसी हालत से जीतेगी नहीं, ये इनको जानकारी है। जिस प्रकार से आपने कहा कि उनको जानकारी है, लेकिन फिर भी वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि अगला जो भी उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय त्योहार आएगा, उस त्योहार पर मुख्यमंत्री के बतौर कमलनाथ जी झंडारोहण करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। तो किस आधार पर कह रहे हैं वो ये? आज सबसे बड़ी बात है जी, सबसे पहले जी तो उन्हें अपने साथियों को भाजपा में आने के लिए रोकना चाहिए। जी
लगातार विधायक आ रहे हैं, जी भविष्य में भी आने वाले हैं, जी वो किस आधार पर झंडारोहण करेंगे? जी जब पहले 92 थे, धीरे धीरे 89 हो गए, जी। तो विधायक धीरे धीरे टूट रहे हैं। ये जो लोग टूट रहे हैं, ये जो लोग टूट रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रजातंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आप लोग भी उसमें शामिल हो गए, प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं। देखिए, हम लोग कभी भी इस बात को किसी से नहीं कहते कि आप आइए हमारे साथ रहिए, हमारे पार्टी ज्वाइन करिए। अब कांग्रेस के विधायकों का जी कांग्रेस पार्टी से आस्था निष्ठा टूट चुकी है, उनका विश्वास टूट चुका है। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब देश में, प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हम लोगों के हितों का रक्षा कर सके। यही कारण से आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। जैसा आपने कहा है कि सब लोग सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा बढ़ रहा है, जब लोग बढ़ते हैं तो जरूरतें बढ़ती हैं, संसाधन सीमित होते हैं, तो संसाधन के बंटवारों पर, या यूं सीधा कहूं कि पदों के बंटवारे पर, आपको नहीं लगता कि वहां एक द्वंद्व की स्थिति बनेगी? देखिए, एक समय ऐसा भी था, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए जी। कि आज बिहार में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है जी। आपके महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है जी। आपके आंध्रा में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है जी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है? धीरे धीरे पूरे देश में आज कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। कुछ नेताओं के कारनामों के चलते आज कांग्रेस कमजोर हो रही है, और यही आज कांग्रेस एक तरह से नेतृत्वहीन हो चुका है। प्रदेश में जो एक आध दो नेता हैं अपने हिसाब से कांग्रेस चलाते हैं। आज आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी का कोई बात नहीं मानता, जिसके चलते कांग्रेस की आज ये स्थिति हुई है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा जी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, वहां दिग्विजय सिंह जी तो कह रहे हैं कि सबको समझ में आ जाएगा जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, और जनता उनको सबक सिखाएगी। और दिग्विजय सिंह जी खासे सक्रिय दिख रहे हैं, पिछले चुनाव में भी थे, इसमें भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब तो राज्यसभा सांसद भी बन चुके हैं वो। देखिए, पहले तो नहीं जी, पर अब प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी है, उनको भी मालूम हो चुका है जी। कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किसके चलते गई है जी। उनको अब जानकारी हो गया है जी। और कभी कभी वो कहते हैं कि अगर मैं इनका विश्वास नहीं करता तो आज कांग्रेस की सरकार होती जी। क्योंकि ये व्यक्तिगत, आप ये बताइए कि केपी सिंह जी, आदर्श सिंह कंसाना जी, आपके लक्ष्मण सिंह जी, मैं 5-5, 6-7 पार के विधायक रहे, दत्ती गांव कई लोग हैं, 10-15 लोग, इनको छोड़कर अपने लड़के को मंत्री बनाना, अपने भतीजा को मंत्री बनाना, उनके जो नजदीक रहे, उनके जो शिल्पा सलाहकार थे, उनको मंत्री बनाना, ये अब व्यक्तिगत स्वार्थ में लग गए, जिसको पूरे देश के पब्लिक, प्रदेश के पब्लिक जान चुकी है। अब उनका कहीं भी जाना उचित नहीं होगा। अगर जाएंगे तो पब्लिक उनको सबक सिखाएगी जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और अब जब शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके कार्य व्यवहार, उनकी कार्यशैली में क्या मूल अंतर आप पाते हैं? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जी, काम हो या न हो, परंतु अपनी बात लेकर अगर मुख्यमंत्री जी के पास जाता है जी, तो
गौर से उसकी बात सुननी चाहिए। जी अगर करने लायक काम है तो करनी चाहिए, नहीं तो उनको स्पष्ट ये कह देना चाहिए कि भाई साहब इसमें दिक्कत हो रही है, भविष्य में इस काम को देखेंगे। पर कमलनाथ जी के पास सुनने का समय ही नहीं था। कोई जाते थे वरिष्ठ नेता, मेरे पास 24 घंटा है, 25 घंटा तो है नहीं, मैं कहाँ, ये जाइए आप लोग अपना, जब भविष्य में मौका मिलेगा तो देखूंगा। तो इस तरह अपमानित हमेशा उन्होंने जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का किया, जिसके चलते सब विधायक आज छोड़ दिए। हमारे साथ तो 6 तो मंत्री भी थे जी, वो लोग भी इस बात को एहसास करते हैं जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा जी कि कभी अगर मौका मिले जी, हनी बघेल जी और एक ठो अपना बाला बच्चन जी, बाला बच्चन तो गृह विभाग का मंत्री थे जी, उनसे आप ये पूछें कि अपने कार्यकाल में आपने कितने टीआईओ का पोस्टिंग किया, कितने एडिशनल एसपी या एसडीओपी का किया। इनके पास कांस्टेबल का भी हटाने का अधिकार नहीं था, सीधा वही ऊपर से होता था। हनी बघेल को तो जब इंदौर में अल्फा की एक बैठक हुई उसमें तक नहीं बुलाया गया, वो टूरिस्ट विभाग के मंत्री थे। एक भी निर्णय लेना होता था तो सीधा निर्णय मुख्यमंत्री सचिवालय से होता था। इनके पास मंत्री भर थे पर कोई अधिकार नहीं था। तो इस कारण से सभी दुखे थे। ये बात सही है कि कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए जी। जैसा आपने कहा, मैंने कहा मूल अंतर, अभी क्या अंतर पाते हैं? अब आपकी बात सुनी जाती है, आपको समय दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, सभी जितने मंत्री हैं जी, सबको उनके विभाग का निर्णय लेने का दायित्व सौंप चुका है और किसी भी विभाग में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम लोगों को भी अगर किसी कार्य में कोई दिक्कत होता है तो उनसे जाके चर्चा करते हैं, उस संबंध में चर्चा होने के उपरांत निर्णय हम लोग करते हैं। तो ये एक माननीय शिवराज सिंह जी की सोच है। इन्होंने हमेशा कहते हैं कि आप अपने विभाग का दायित्व निभाइए, विभाग में किसी ढंग से दिक्कत ना हो, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे कहिए, और जब कोई दिक्कत होता है तो उनसे बात करते हैं, उसका वो निराकरण करते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये तो हो गई सरकार की बात, लेकिन एक संगठन कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। अब वहाँ तो सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार भी कमलनाथ जी थे और संगठन भी कमलनाथ जी थे, तो वहाँ के संगठन में और यहाँ के संगठन में क्या मूलभूत अंतर आपको लगता है, और संगठन से कितना सपोर्ट मिलता है या दबाव रहता है, क्या है एक्चुअली यहाँ के संगठन का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि कांग्रेस छोड़ने के बाद जी मुझे स्वयं जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अपने बंगले पे बुलाए जी। पहला तो ये रिस्पांस आप देखें जी। और जितने हम लोग 22 विधायक थे, सबसे पहले पट्टी पहना के मेरा उन्होंने स्वागत किया जी। ये पहला रिस्पांस। यहाँ पे आदरणीय शिवराज सिंह से मैं मिला जी। उन्होंने आत्मिक स्वागत किया जी। और अपने पार्टी में शामिल किया। मैंने भाजपा की सदस्यता लिया। आदरणीय सुभाष जी भगत जी हैं हमारे संगठन मंत्री, आदरणीय शर्मा जी हैं। मैं जब उनके पास गया तो आत्मिक रूप से मुझे मिले, आत्मिक स्वागत किए और मुझे धन्यवाद दिए, और हमेशा ये कहते हैं कि जब भी संगठन की बात हो तो निसंकोच हमसे कहिए, हम उसे पूरा करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जब भी देश के विकास की बात हो या विभाग की बात हो मुझसे कहिए, मैं हमेशा उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो अभी से रिस्पांस मिल रहा है, अभी तो 3-4 महीने हुआ है हम लोगों को आए जी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, कि कोरोना के संकट काल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग महत्वपूर्ण है, तो ये आपूर्ति सुनिश्चित हो और हर व्यक्ति तक राशन पहुंचे, सरकारी वितरण प्रणाली और सुदृढ़ हो, इसको लेकर क्या कुछ नए निर्णय आपने लिए हैं? अभी हमने ये निर्णय लिया है, नंबर 1 जी, हमारे यहाँ
3 प्रकार के लोग जी राशन प्राप्त करते हैं। पहला तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जी जो काफी निःशक्त। बुजुर्ग रहे, जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है जी और राशन की पात्रता है। जी अब हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जितने लोग नहीं हैं वहां पे, जी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जी उनका नाम काट के नए लोगों को जोड़ेंगे। जी दूसरा, जी हमारे यहाँ बहुत से बहनें जी। हैं जिनकी शादी भी हो चुका है, जी इनको भी उनके नाम पे राशन निकल रहा है, जी उनका नाम भी काट के हम नए लोगों को जोड़ेंगे। जी इस तरह हमने देखा कि आज हमारे यहाँ जी करीब 36,000 जी 36,86,000 लोग ऐसे हैं जी जिनका पर्ची बना ही नहीं, जी और पर्ची न बनने के कारण उनको राशन प्राप्त नहीं हो रहा है। जी इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ ये निर्देश दिया है और 23 तारीख को घोषणा किया, ऐतिहासिक घोषणा, कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा और जिनकी राशन पर्ची नहीं बनी है उन्हें राशन पर्ची दिया जाएगा और राशन की व्यवस्था किया जाएगा। चौथा, एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ के बहुत से भाई बहन हैं, कोई दिल्ली काम करने जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई बंगलौर जाता है, कोई बम्बई जाता है। अब हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भाई बहनें बाहर काम करने जाते हैं उनको वहीं पे राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन लोगों को जिला में पंजीबद्ध किया जाएगा। उनको पंजीयन करने के बाद अगर मद्रास में काम करेगा तो मद्रास में राशन मिलेगा, हरियाणा में करेगा तो हरियाणा में मिलेगा, और बम्बई में काम करता है तो बम्बई में मिलेगा। तो इस तरह से ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि अब हमारे प्रदेश में रहने वाले गरीब, असहाय, विधवा, किसान, मजदूर जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनको किसी ढंग से भूखे नहीं रहने दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक निर्णय है। जी बिशाहू लाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी चर्चा करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और हर पात्र व्यक्ति को राशन मिलेगा और जो अपात्र हैं उनको सूची से हटाया जाएगा, सूची को अपडेट किया जाएगा, साथ में ही नए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। जो लोग राशन की सूची में शामिल नहीं हैं और जिनको उसकी वास्तविकता में ज़रूरत है उस पर पूरा फोकस किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो रिस्पांस मिल रहा है वो अद्भुत है और कांग्रेस से अभी और भी लोग आने वाले हैं और जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।